ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं क्या है, क्यों करनी चाहिए, इससे हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हम यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज श्वेता जी रामपुरिया जुड़ी हुई है। मैं अलका जी सांखला से निवेदन करूंगा, अलका जी आप श्वेता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी गुरुवरों को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि योग करना बहुत जरूरी है। सभी योग सीख रहे हैं। हम अलग अलग प्रशिक्षकों को बोल के प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। योग के साथ ही जितनी इम्पोर्टेंट बातें वो भी हम समझा रहे हैं। उसमें एक है योगिक क्रियाएं। योगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण आज नहीं है, ये महाभारत रामायण में भी की जाती थी। इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते थे। उस जमाने में सूक्ष्म व्यायाम कहते थे। बीच में थोड़ा सा लुप्त हो गया था, जैसे हमारे ध्यान लुप्त हो गया था वैसे वो भी लुप्त हो गया। फिर उसके बाद में इस पर थोड़ा अभ्यास किया गया और उसका ट्रेनिंग पूरा दिया गया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पहली बार। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने फिर उनकी शिष्या इंदिरा गांधी थी, ऐसे लोगों को फिर आगे ये सूक्ष्म व्यायाम आगे आता है, वापस आ रहा है। और अभी आयुष मंत्रालय की जो परीक्षा होती है उसी परीक्षा में ये सूक्ष्म व्यायाम ही लिया जाता है। इसमें योगिक क्रिया शब्द नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम वो इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं कि पैर के नाखून से लेके सिर तक प्रत्येक छोटी छोटी कोशिकाओं पर ये परिणाम करता है। और वो इसीलिए मस्तिष्क से लेकर पैर तक, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, इस तरह उसका पूरा आयोजन किया हुआ है। और एक एक पार्ट ऑफ बॉडी, प्रत्येक पार्ट, मस्तिष्क से लेके फिर हमारे ये आंखें, कान, नाक, ऐसे योगिक क्रिया पूरे पैर तक, अंगूठे तक आ जाती है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है। और सेकंड बात ये है कि डायरेक्ट हम योग करेंगे तो हो सकता है, जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि गाड़ी स्टार्ट करते तो डायरेक्ट थर्ड गियर में नहीं जा सकते। उसके लिए हमें स्टार्टिंग जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने पड़ती है। और उसी प्रोसीजर में है कि स्टार्ट धीरे से करेंगे, फिर फर्स्ट गियर। उसी तरह योग करने से पहले बॉडी को तैयार करने के लिए
थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, इसे पूरक व्यायाम भी कहा गया है। हमने नासिक में ट्रेनिंग लिया था, उसको पूरक व्यायाम बोलते थे, और इसी को वार्म अप भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है, परंतु ये आवश्यक में से एक है। ये करने के बाद योगा करेंगे तो पूरी बॉडी उसके लिए तैयार होती है, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है। परंतु अभी हम जैसे लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं या क्लास करते हैं, तब पता चलता है कि योगिक क्रिया के बारे में इतने सिंसियर नहीं है, लोग जानते नहीं है, डेप्थ में नहीं जानते। तो यह विषय बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। इसीलिए आज हमने इस विषय की विशेष अभ्यास करने वाली हमारी सूरत की श्वेता रामपुरिया जी को हमने आमंत्रित किया है। श्वेता रामपुरिया वैसे तो कॉमर्स के ग्रेजुएट है, परंतु जैसे ही उनका रुझान योग प्रेक्षा ध्यान की तरफ आ गया, समझ लो वो ध्यान में हो गई है। इतना अच्छा वो ध्यान में वो इन्वॉल्व हो गई है। देखो, इनकी शादी 2002 में हुई है, 2 बच्चे भी हुए हैं। बीच में का लाइफ उनका चल रहा था, और जीवन में योग अच्छे होते हैं तो कुछ अच्छी बातें आती है, इसलिए कहते हैं कि योगा योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका योग भी अच्छा था कि सितंबर 2019 में उन्होंने लेवल 1 की एग्जाम दी और ये टॉप आ गई। उसके बाद इनका सिलसिला कम नहीं हुआ, वो और इन मतलब डेप्थ में जाते ही रहे। और अभी जस्ट लाडनू में जो एग्जाम हुई लेवल 2, उसमें भी श्वेता जी टॉप पे आई हुई है। तो एक बार श्वेता जी के लिए हम लोग जो है वो ओम आरहम करे, इतना अच्छी तरह से करते हुए इन्होंने टॉप किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मूलतः सरदार शहर की श्वेता जी अभी सूरत में है, और वैसे वो पर्सनल प्राइवेटली ट्यूशंस भी लेते हैं। परंतु जैसे हम प्रेक्षा लेवल से, प्रेक्षा ध्यान से और सूरत प्रेक्षा सेंटर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मैं एमए को पढ़ा रही हूँ, उसको तो 15-20 साल हो गए, वो तो बहुत सालों से हम प्रेक्षा में, और प्रेक्षा लेवल 1 में भी बहुत सालों से काम। परंतु जैसे भी हमने श्वेता जी को देखा है, एकदम अभी जब फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे, तब राजेंद्र मोदी जी ने भी श्वेता जी की इतनी तारीफ की कि ये शांत और बहुत सरल और बहुत अभ्यासु व्यक्तित्व है। सबसे बड़ी बात योगा में यही होती है कि योग जीवन में होना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। तो बिल्कुल वही व्यवहार में हम देखते हैं श्वेता जी के। शांत, कुछ भी बात करो, फोन करो तो इतने प्यार से और स्नेह से बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह जिन्होंने अपने जीवन में योग केवल सीखा नहीं तो जाना है, केवल जाना नहीं तो जीवन में उतारा है। और अभी प्रेक्षा फाउंडेशन के बहुत सारे काम हमारी श्वेता जी संभाल रही है। ऑनलाइन के हमारे रविवार के प्रोग्राम हो, सुबह के 7 बजे की जो क्लासेस होती है, उन सबका जो मेंटेनेंस होता है या कुछ काम होता है, वो सारा हमारी श्वेता जी देख रही है। नाम श्वेता है, श्वेत कलर होता है, वैसे ये भी मतलब मुझे हमेशा पवित्र, शुद्ध और शांत लगती है। ऐसे श्वेता जी आज एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र में आई है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आपका सहर्ष स्वागत करते हुए चाहते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो इस तरह यूट्यूब पे आ जाएगा। भले आज लोग पता नहीं अभी इसीलिए हमें कल भी प्रोग्राम करना है, तो हम सोच रहे 9 बजे करे कि 10 बजे करे कि रात को 8 बजे, क्योंकि 14 और 15, 22 तारीख तक लोग फुल बुक है, राखी पूर्णिमा तक सभी यही बोलते हैं अभी टाइम नहीं है। परंतु पता नहीं कि हमने सोचा कि यूट्यूब पे आएगा तो हम सबको भेजते रहेंगे, और यूट्यूब पे ये सब जगह जाएगा तो सबको बहुत उपयोगी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसीलिए श्वेता जी, हम कम लोग हैं पर जो थोड़े हैं, गर्दी नहीं होगी पर दर्दी जरूर है। तो इसके लिए हम आपका स्वागत करते हुए मोस्ट वेलकम करते हैं। जो भी उपस्थित है उन सब का भी हम स्वागत करते हैं। देखिए दीपिका जी भी है, हमारे माया जी, देखो माया जी सब आता है, माया जी तो बहुत आगे पहुंची हुई है, फिर भी एक इंटरेस्ट जानना ये उनकी भी प्रवृत्ति है। माया जी भी बहुत हमारी सूरत के एक एक हीरे ही है समझ लो। तो उसमें से ये एक है चमकते हुए हीरे जो लोगों को ज्ञान देते हैं और बहुत कीमती भी है। तो वो भी सब आज जुड़े, तो सबका एक बार स्वागत। सबको निवेदन अपने वीडियो भी ऑन करे, एक बार वीडियो ऑन सभी करे, से निवेदन है अच्छा वीडियो लगेगा सबको। अपने अपने वीडियो सब चालू कर ले। मैं वीडियो सबको थोड़ी देर स्क्रीन के पे ले रहा लिए हूँ। ऑन रखेंगे दीपिका जी वगैरह, तो बहुत अच्छा लगेगा सबके स्माइलिंग फेस देखते हुए क्लास करना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे आंखों में आंखें बात करो, ऐसे वक्ता के लिए बोला जाता है, परंतु अभी ये
कोरोना में ये पॉसिबल नहीं। एक बात कम हो गई, पर एक बात बहुत अच्छी हो गई कि वर्ल्ड में से कहीं से भी लोग जुड़ते हैं, और हमारे एमपीके में देश के सारे लोग जुड़ते हैं। जो भी जुड़े हैं उनका चेहरा देखे और एक स्माइल देखेंगे तो हमें कार्यक्रम करने में और अच्छा लगेगा। इसलिए सबको निवेदन, नम्र निवेदन, वीडियो ऑन अलका करें। जी, यस, सूरत डायमंड सिटी कहलाता है, तो डायमंड नगीने आपके सूरत में इतने अच्छे अच्छे सब डायमंड है, एक एक करके हम सबसे परिचित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हीरो का शहर कहा जाता है आपका सूरत शहर को। अभी हमारे क्लास में आगे आने वाली रेशमा जी, दीपिका जी, सबकी लाइन मैंने लगाई हुई है। हमारे एमपीके में सब एक्सपर्ट्स आने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं सूरत से। मोस्ट वेलकम श्वेता जी, आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। ओम अरहम। सामान्यतः ऑनलाइन वर्कशॉप्स और क्लासेस में मैं सभी प्रशिक्षकों का इंट्रोडक्शन दे रही होती हूँ। आज स्वयं का इंट्रोडक्शन अलका जी ने इतना सुंदर दिया है कि मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ अलका जी। बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन आपने दिया। लेकिन जी, अब और समय ना लेते हुए मैं अब क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जब योगिक क्रिया का विषय आता है तो मुझे लगता है कि ये, जैसे इसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम, जो अलका जी ने कहा, लोग इसको सूक्ष्म ही समझते हैं और इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। तो इसको जानते हुए मुझे एक रहीम का दोहा बहुत याद आता है कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम ने इस दोहे में बताया है कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, उसे गौण नहीं समझना चाहिए या फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। सुई जोड़ने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है। अतः हर वस्तु का अपना अपना अलग एक महत्व होता है। बिल्कुल इसी प्रकार आसन भी बहुत लाभदायक है, लेकिन योगिक क्रियाओं का भी अपना एक महत्व है। इसे गौण न समझें और इसे इग्नोर ना करें। इसे अपने डेली व्यायाम में जरूर इंक्लूड करें। आइए हम एक स्लाइड शो के द्वारा जानते हैं कि कैसे हम योगिक क्रिया के बारे में इम्पोर्टेंस और जानते हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष के तौर पे भी। अलका जी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? जी, आ रहा। जी, योगिक क्रियाएं, जो योगिक क्रियाएं हम करते हैं प्रेक्षा ध्यान के तहत, उसमें हम मुनि श्री किशन लाल जी द्वारा ये लिखित बुक जो है प्रेक्षा ध्यान योगिक क्रियाएं, इसको फॉलो करते हैं। तो अब हम योगिक क्रिया के प्रयोजन के बारे में जानते हैं कि हमें योगिक क्रिया क्यों करनी चाहिए। तो प्रेक्षा ध्यान साधना की सरल और वैज्ञानिक विधि है। इसमें प्राचीन दार्शनिक पद्धतियों के साथ साथ मॉडर्न साइंस की उपलब्धियों का भी उपयोग किया गया है। प्रेक्षा ध्यान साधना के 8 मुख्य अंग हैं, 4 सहायक और 3 विशिष्ट अंग है। इसी के साथ योगिक क्रिया का समावेश भी इसमें किया गया है। योगिक क्रियाएं शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। यह क्रियाएं प्रत्येक आयु के लोग जो हैं, वो चाहे स्वस्थ हो या फिर बीमार या कमजोर, सभी इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। योगिक क्रिया शरीर के सभी जोड़ों को लचीला बनाती है। इनसे मांसपेशियों में स्फूर्ति तथा स्नायु संस्थान में सक्रियता बढ़ती है और हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके स्राव भी इसके द्वारा संतुलित होते हैं। साथ ही हमारा मन प्रसन्न रहता है, चित्त प्रशांत होता है और जैसे कि कहा जाता है कि जहां चित्त हमारा शांत है वहीं पर प्रज्ञा प्रकट हो सकती है। समय और स्थान के अभाव में कुछ लोग आसन और व्यायाम नहीं कर पाते हैं,
तो कुछ लोग शारीरिक स्थितियों जैसे कि बीमारी, मोटापा या फिर शरीर में लचीलेपन के कारण भी आसन और व्यायाम नहीं कर पाते। योगिक क्रियाएं आसनों का ही सूक्ष्म रूप है और इन सभी समस्याओं का समाधान भी है। योगिक क्रियाओं का अभ्यास मस्तक से लेकर पैर तक विभिन्न अवयवों पर क्रमशः 13 क्रियाओं में पूर्ण होता है। पहली योगिक क्रिया मस्तक के लिए, दूसरी आंखों के लिए, तीसरी कान के लिए, चौथी मुख और स्वर यंत्र के लिए, पांचवी गर्दन के लिए, छठी स्कंद यानी कंधों के लिए, सातवीं हाथ के लिए, आठवीं सीने और फेफड़े के लिए, नवीं पेट के लिए, 10वीं कमर के लिए, 11वीं पैर के लिए, 12वीं घुटने और पंजों के लिए और 13वीं योगिक क्रिया है कायोत्सर्ग। 15 से 20 मिनट के समय में हम 1 से लेकर 13 तक की सारी योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए इतनी महत्वपूर्ण योगिक क्रियाओं के हम वैज्ञानिक पक्ष के बारे में भी जानें। हम जिस भी अंग की क्रिया करते हैं उस अंग की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। रक्त ज्यादा मात्रा में आने से वहां ब्लड से ज्यादा मात्रा में लिम्फ फ्लूइड बाहर निकलता है। यह लिम्फ फ्लूइड शरीर के एक तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, उसका हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पास अपना स्वयं का पंप अर्थात हार्ट होता है, जो 24/7 हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बिना थके धड़कता ही रहता है और ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पास अपना ऐसा कोई पंप नहीं होता है। इसका प्रवाह लिम्फ फ्लूइड एक ही दिशा में गति करता है, वो है टिश्यू से हार्ट की ओर। वह कभी भी हार्ट से शरीर की ओर नहीं जाता है। जब क्रियाओं से हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तब वह क्रिया एक पंप के समान काम करती है, जो लिम्फ फ्लूइड को आगे लिम्फ नोड्स तक पहुंचाती है। यह लिम्फ फ्लूइड उस अंग से वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि डेड सेल्स, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स आदि को अपने साथ लिम्फ नोड्स की तरफ ले जाते हैं, जहां उनका सफाया किया जाता है। हमारे शरीर में ऐसे कुल 600 लिम्फ नोड्स होते हैं। यह लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के अस्पताल या फिर हीलिंग सेंटर्स के समान काम करते हैं, जिससे जिस अंग की हम योगिक क्रिया करते हैं उस अंग विशेष के सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। योगिक क्रिया करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मन शांत रहता है। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से भी योगिक क्रिया का बहुत महत्व है और इसके एक नहीं अनेक लाभ हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जो आप लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर देख रहे हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इमेज है और जो आप दूसरी तरफ पिक्चर देख रहे हैं वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का चित्र। तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जो फ्लूइड बहता है उसे लिम्फ कहते हैं और ये लिम्फ ब्लड का ही एक पार्ट होता है। ब्लड में से जो लिक्विड छनकर बाहर निकलता है उसे ही हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स जैसे कि जो ये रेड एंड ब्लू में आप देख पा रहे हो वो हमारी ब्लड वेसल्स हैं। रेड में जो है वो है आर्टरीज और ब्लू में जो है वो है वेन्स।
इनकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो थोड़ी मोटी होती है, तो इससे रक्त बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन जब ये और आगे विभाजित होती है कैपिलरीज में, सूक्ष्म शिराओं में, तब इसकी जो दीवार होती है वो बहुत पतली हो जाती है। उसमें से कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है जिसे हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड प्लाज्मा जैसा होता है, प्लाज्मा नहीं होता परंतु प्लाज्मा के जैसा ही होता है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और छोटे छोटे प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। जिस नली में लिम्फ फ्लूइड होता है, जो ये ग्रीन कलर की आप वेसल्स देख रहे हो, उन्हें लिम्फ वेसल्स कहा जाता है। और जो ग्रीन कलर के डॉट्स आप देख रहे हो कई जगह पर गुच्छों की तरह स्थित है, उन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर में हीलिंग सेंटर्स या अस्पताल के समान काम करता है। ये लिम्फ नोड्स पूरे शरीर में छलनी का काम करते हैं। इसमें टी सेल लिम्फोसाइट्स और बी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं, जो ब्लड में रहे इन्फेक्शन जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि से हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारी सभी मांसपेशियां जो होती है, उनके समूह जो होते हैं, उनके ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स भी होते हैं। एक प्रकार से जब एक मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब दूसरी उसकी जो ऑपोजिट मांसपेशी होती है वो रिलैक्स करती है। योगिक क्रिया में जैसे आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे कि जो एक मांसपेशी है, मेरा हाथ अगर मुड़ा हुआ है तो मेरी जो बाइसेप्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जो मेरी ट्राइसेप्स की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही है। और जब मैं अपना हाथ सीधा कर देती हूँ तो उसकी विपरीत मेरी बाइसेप्स की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है, और जो मेरी ट्राइसेप्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो योगिक क्रियाओं में जब हम एक डायरेक्शन में पूरा मूवमेंट करते हैं तो ऑपोजिट मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वह फ्लेक्सिबल बनते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती है। और मांसपेशियों के साथ साथ हमारे स्नायुओं में भी खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारा नाड़ी संस्थान स्वस्थ और सुरक्षित बनता है। वैज्ञानिक पक्ष के बाद हम योगिक क्रियाओं के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में भी जानेंगे। आसन को निर्जरा के एक भेद काय क्लेश के अंतर्गत माना जाता है, तो इस दृष्टि से योगिक क्रियाएं भी काय क्लेश के अंतर्गत ही आ जाती है। योगिक क्रियाएं श्वास के साथ की जाती है, जिससे एकाग्रता और वर्तमान में रहने का अभ्यास बढ़ता है, जिससे हमारी क्रिया भाव क्रिया हो जाती है। क्रिया करते समय हमारा चित्त भी उसी अंग विशेष पर केंद्रित किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान का एक सिद्धांत है, जहां चित्त वहां प्राण, और जहां प्राण वहां अच्छा रक्त संचार। तो हमारी जो ये क्रियाएं हैं वो और भी लाभदायक हो जाती है। इस प्रकार योगिक क्रियाओं का अभ्यास वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभदायक है। धन्यवाद। जी, ओम अहम। सो ये था हमारा थियरी का पोर्शन जो हमने जाना। अब हम योगिक क्रियाओं का प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिकल अभ्यास के लिए आप सभी मेरे साथ खड़े हो जाएं। योगिक क्रिया की स्थिति, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ साथल से सटे हुए, दृष्टि सम्मुख रहेगी, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। कुल 13 योगिक क्रियाएं हैं। योगिक क्रियाएं प्रारंभ करने से पहले हम हमारे इष्ट अरहम को वंदन करेंगे। अरहम का अर्थार्थ है अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य। अरहम वंदन के लिए वंदनासन में बैठे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। श्वास भरें,
श्वास छोड़ते हुए वंदे, और हम बोलते हुए ललाट को भूमि से लगाएंगे अरहम। श्वास भरते हुए पुनः उस स्थिति में आ जाएं। वंदे अरहम। वंदे अरहम। सीधे खड़े हो जाएं। 13 यौगिक क्रिया में सबसे पहली क्रिया है फोरहेड के लिए, मस्तक के लिए। इसकी कुल 2 क्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहली क्रिया में हम चित्त को ललाट पर केंद्रित करेंगे। मैं थोड़ा पास आके आपको बता देती हूँ ताकि आप ध्यान से ठीक से देख पाएं। पहली क्रिया में हम चित्त को ललाट पर केंद्रित करेंगे और 10 बार तीव्रता से श्वास प्रश्वास करेंगे। ध्यान रहे, श्वास भरे तो पेट फूले और श्वास छोड़े तो पेट सिकुड़े। मस्तक की दूसरी क्रिया में हम कनपट्टी, ललाट और मस्तिष्क के स्नायुओं को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। तो भरे श्वास, श्वास भरते हुए ध्यान रहे आपके आंखों के जो गोलके हैं वो ऊपर ना जाएं। कोशिश करें कि वो सामने ही आप केंद्रित रखें, फोकस्ड रखें। श्वास भरते हुए खिंचाव दें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए कनपट्टी, ललाट और मस्तिष्क के स्नायुओं को खिंचाव दें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ये थी हमारी मस्तक की 2 क्रियाएं। इनके लाभ, इससे हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और हमारा जो मस्तिष्क के रिलेटेड कोई भी अगर विकार है, प्रॉब्लम है, तो वो इससे दूर होते हैं। दूसरी योगिक क्रिया है आंखों के लिए। आंखों की कुल 6 क्रियाएं हैं। आंखों की क्रिया करते समय ध्यान रहे कि गर्दन को किसी प्रकार की गति नहीं देनी है। जो भी मूवमेंट होगा वो आंखों के गोलकों का होगा। तो आंखों की पहली क्रिया में श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पंजों को देखें। श्वास भरते हुए ऊपर, छत की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, भूमि की ओर देखें। आंखों की दूसरी यौगिक क्रिया में श्वास भरते हुए हम आंखों के गोलकों को राइट साइड लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को राइट साइड लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। जितना अधिक हो सके पीछे देखने का प्रयत्न करें। श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। श्वास आंखों की तीसरी क्रिया है कोणात्मक क्रिया। इसमें हम दोनों हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। हाथों का सहारा लेते हुए ध्यान रहे कि आपके हाथ ऐसे कोहनी से मुड़े ना हो, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। तो पहली इसमें जो है, इसमें 2 क्रियाएं हैं, जिसमें पहली में हम राइट साइड ऊपर रखेंगे एंड लेफ्ट हाथ को नीचे रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर राइट की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेफ्ट की ओर देखें। डायगोनल क्रिया है। श्वास भरते हुए ऊपर राइट, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेफ्ट। इसी क्रिया को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर राइट थंब की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट थंब की ओर देखें। श्वास भरते हुए राइट थंब, लेफ्ट थंब की ओर ऊपर देखें, श्वास छोड़ते हुए
राइट थंब की ओर नीचे देखें। इसके बाद आंखों की जो चौथी क्रिया है वो है सर्कुलर मूवमेंट की क्रिया। तो इसमें मैं आपकी सुविधा के लिए बोलूंगी राइट डाउन लेफ्ट अप, लेकिन आपको ये क्रिया थोड़ी फास्ट ही करनी है, आपको सर्कुलर मूवमेंट ही करना है और फिर उसके हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। तो ये क्रिया जो है चौथी क्रिया वो हम अंतः कुंभक के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपको बीपी या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आप कुंभक के साथ ना करें, आप नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ इस क्रिया को कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं कुंभक वो इस क्रिया को अंतः कुंभक के साथ करें। कुंभक दो प्रकार के होते हैं। अंतः कुंभक का अर्थ है श्वास भरें और उसे भीतर होल्ड करें, एंड बाह्य कुंभक का अर्थ होता है श्वास का पूर्ण रेचन करें और उसे बाहर होल्ड करें। तो भरें श्वास, उसे होल्ड करें और आंखों को सर्कुलर मूवमेंट में ले जाएंगे। पहले अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट। इसी क्रिया को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। भरें श्वास, अंतः कुंभक के साथ अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। इसकी जो अगली क्रिया है वो हम बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। तो श्वास भरें, उसका पूर्ण रेचन करें, एक्सेल, और उसे वहीं होल्ड करें और आंखों को तीव्रता से टिमटिमाएं। इसके बाद वाली क्रिया में हम दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। घर्षण करते हुए उंगलियों को दूर रखें, सिर्फ हथेलियों से घर्षण करें और हथेलियों को श्वास छोड़ते हुए आंखों की मालिश करें। हथेलियों का संपुट बनाएं और अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखें और हाथों को इस प्रकार हटाएं और पूर्ण प्रकाश होने दें। हमारी तीसरी योगिक क्रिया है कानों के लिए, और कानों की भी 4 योगिक क्रियाएं हैं, सब क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में हम तर्जनी उंगली से कानों के भीतर मालिश करेंगे। ध्यान रहे अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप इस क्रिया को ना करें या सावधानी पूर्वक करें। तर्जनी उंगली को कान के भीतर डालें, बहुत ज्यादा अंदर नहीं डालना है, और उसे दाएं बाएं घुमाएं। मैंने ईयरफोन्स पहन रखे हैं इसीलिए मैं कानों के भीतर उंगली नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोग कान के भीतर उंगली डालें और उसे दाएं बाएं घुमाएं। कानों के भीतर से उसकी मालिश करें। दूसरी क्रिया में हम वी बनाएंगे, मध्यमा और तर्जनी की सहायता से कानों के बाहर से मालिश करेंगे। कानों की तीसरी योगिक क्रिया में हम कानों को खिंचाव देंगे। पहले नीचे से 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मध्य से बाहर की ओर खिंचाव देंगे। 1 2 3 4 5। मैं इस क्रिया को 5 बार ही कर रही हूँ, आप 10 बार जरूर करें इसे। फिर ऊपर से ऊपर की ओर खिंचाव देंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। आप लोग इस क्रिया को कम से कम 10 बार करें। हम समय के अभाव में अभी इस क्रिया को 2 से 3 बार ही कर पाते हैं, लेकिन आप जब भी किसी योगिक क्रिया का अभ्यास करें तो मिनिमम 5 to 10 टाइम्स इसका रिपीटेशन जरूर करें। कानों की चौथी क्रिया में हम अंतर्ध्वनि सुनेंगे, जिसके लिए हम उंगलियों को नहीं लेकिन हथेली के पोर्शन को अपने कान पर इस प्रकार स्थापित करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अंतर्ध्वनि सुनेंगे। तो ये थी हमारी कानों की क्रियाएं। कानों की क्रिया करने से विवेक जागृत होता है, आलस्य दूर होता है, कानों के दोष दूर होते हैं और सुनने की शक्ति बढ़ती है।
हमारी चौथी यौगिक क्रिया है मुख और स्वर यंत्र के लिए। मुख और स्वर यंत्र की कुल 4 क्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहली क्रिया में हम नाक से श्वास भरेंगे, गाल को फुलाएंगे और हवा को भीतर घुमाएंगे, और फिर नाक से ही हम श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान रहे, हमें मुंह से ना तो श्वास को लेना है और ना ही मुंह से श्वास को छोड़ना है। मुख और स्वर यंत्र की दूसरी क्रिया में हम इस टी एरिया की मालिश करेंगे। पहली क्रिया में जैसे हमने गालों की मालिश की थी, अब हम इस टी एरिया की मालिश करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हमारे ललाट की मालिश करेंगे, फिर नाक की मालिश करेंगे, होंठों की मालिश करेंगे और ठुड्डी की मालिश करेंगे। मुख और स्वर यंत्र की तीसरी सब क्रिया में हम दांतों को आपस में परस्पर सटाकर दबाएंगे। बहुत जोर से नहीं दबाना है, इस प्रकार हल्के से दबाव दें। ज्यादा जोर से दबाने से आपको गम में ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस क्रिया को सावधानी से करें। इसके बाद वाली क्रिया में हम इन 3 उंगलियों का सहारा लेंगे, श्वास भरेंगे और गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़कर मुंह को इन 3 उंगलियों के समान खोलने का प्रयत्न करें। आ, और श्वास छोड़ते हुए आ की ध्वनि करेंगे। आ। मुख और स्वर यंत्र की क्रिया करने से हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। इससे हमारा जो आवाज होती है वो मधुर होती है, स्पष्ट होती है और हमारे चेहरे की कांति बढ़ती है। मुख और स्वर यंत्र के बाद अब हम गर्दन की क्रिया करेंगे। गर्दन की क्रिया के लिए हम पहले पूर्व तैयारी करेंगे। पूर्व तैयारी के लिए दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, हथेलियों को गर्म करें और गर्दन की मालिश करें पीछे से आगे। अच्छे से मालिश करें। अब गर्दन की कुल 4 क्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आकाश की ओर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे भूमि की ओर देखें, ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। गर्दन की दूसरी क्रिया में हम राइट साइड और लेफ्ट साइड देखेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए मध्य। गर्दन की तीसरी क्रिया में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। ये क्रिया भी जो कर सकते हैं वो अंतः कुंभक के साथ करें, और जो कुंभक नहीं कर सकते हैं वो श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएं। दोनों तरफ आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, राइट कंधे का स्पर्श करते हुए पीछे की ओर जाएं, लेफ्ट कंधे का स्पर्श करते हुए आगे की ओर आएं और ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। 3 बार हम इस डायरेक्शन में करेंगे और 3 बार इस डायरेक्शन में करेंगे। अभी मैं आपको एक एक बार ही करके दिखा रही हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। लेफ्ट कंधे का स्पर्श करते हुए पीछे जाएंगे, राइट कंधे का स्पर्श करते हुए आगे की ओर आएंगे। गर्दन की चौथी क्रिया में हम श्वास भरेंगे, कान को राइट कंधे से लगाने का प्रयत्न करेंगे, किसी प्रकार की जबरदस्ती ना करें।
मध्य में आके श्वास का रेचन करेंगे। भरे श्वास, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे से लगाने का प्रयत्न करें। सेंटर में आके श्वास का रेचन करें। हमारी छठी योगी क्रिया है कंधों के लिए। कंधों की क्रिया के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। कंधों की क्रिया में हम मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को 9 से 10 बार करें। कंधों की दूसरी क्रिया में हम दोनों हाथों को इसे मोड़ेंगे और हाथों की समन्वय मुद्रा बना के कंधों पर स्थापित करें। दोनों कोहनियों को सामने की ओर लाकर मिलाएं। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएं। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएं। इसी क्रिया को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे, ऊपर से नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर आए। जितनी बार आप सामने आए, प्रयत्न करें कि आपकी कोहनियां आपस में मिले। श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर आए। इस क्रिया को भी आप 3 से 4 बार रिपीट जरूर करें। हमारी अगली योगिक क्रिया है हाथों के लिए। 7वीं क्रिया हाथों के लिए। हाथों की क्रिया के लिए दोनों हाथों को सामने फैलाएं। श्वास पहले एक एक उंगलियों को हम सक्रिय करेंगे। दूसरी क्रिया में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कलाई से मोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कलाई से मोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया में हम मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। मुट्ठियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये क्रिया करने से हमारे कलाई के जोड़ मजबूत होते हैं, हमारी उंगलियों के जोड़ मजबूत होते हैं, हमारी कोहनी के जोड़ मजबूत होते हैं और हमारे कंधों के जोड़ भी मजबूत होते हैं। इसके बाद वाली क्रिया में हम दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों पर स्थापित करेंगे, हथेलियों को समन्वय मुद्रा में, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झटके। श्वास भरते हुए कंधों पर और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झटके। इसके बाद वाली क्रिया में हम श्वास भरते हुए राइट साइड जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस क्रिया को थोड़ा फास्ट मूवमेंट के साथ करेंगे। हाथों की क्रिया करने से हाथ मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। हाथों के दर्द में होते हैं कोई, तो वो भी इससे ठीक होते हैं और जोड़ जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। हाथों की क्रिया के बाद में हमारी 8वीं योगिक क्रिया है चेस्ट एंड लंग्स के लिए, सीने और फेफड़े के लिए। इसकी भी 3 क्रियाएं हैं, जिसमें सबसे पहली क्रिया में दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को जितना अधिक हो सके पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य। ऐसा करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। सीने और फेफड़े की दूसरी योगिक क्रिया में हम शेर के पंजे के समान हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे। श्वास भरते हुए पूरी ताकत से इसको अपनी ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झटके। श्वास भरते हुए पूरी ताकत के साथ अपनी ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इस क्रिया को भी आप 5 से 7 बार रिपीट करें। इसके बाद वाली क्रिया में हम दोनों हाथों को इस प्रकार सीने के मध्य में स्थापित करेंगे और हाथ ना ऊपर रहे और ना ही नीचे रहे, इनको बिल्कुल कंधों के समानांतर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीने से चेस्ट से कंधों की तरफ लाएं और श्वास छोड़ते हुए पुनः सीने के सेंटर में लाएं। श्वास भरते हुए सीने से कंधों की ओर लाएं और श्वास छोड़ते हुए पुनः मध्य में आ जाएं। तो ये थी हमारी सीने और फेफड़े की 3 क्रियाएं। ये क्रियाएं करने से हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है।
श्वास ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हम ग्रहण कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारी 9वीं यौगिक क्रिया है पेट के लिए। पेट की कुल एक ही क्रिया है, वो है अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, हमारे कंधों के समानांतर हमारे पैरों को हम स्थापित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, जितना अधिक हो सके पीछे मुड़े, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। 30 डिग्री का एंगल रखें। ध्यान रहे आप जब ऐसे मुड़ते हैं तो आपकी बैक ऐसी टेढ़ी ना हो, बैक को बिल्कुल सीधा रखें और फिर बाह्य कुंभक के साथ पेट को भीतर बाहर संचालित करें 15 से 20 बार। पहले पेट को पीठ की ओर चिपकाएं और फिर संचालित करें भीतर बाहर। पुनः सीधे हो जाएं। तो ये थी हमारी पेट की क्रिया। पेट की क्रिया करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज की प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक होती है। आगे 10वीं यौगिक क्रिया है कमर के लिए। कमर की कुल 2 क्रियाएं हैं जो कि आसन है, जिसमें पहली है पाद हस्तासन और दूसरी है कोणासन। तो पाद हस्तासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास भरते हुए जितना अधिक हो सके पीछे की ओर मुड़े। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे भूमि को लगाएं, पंजों के पास रखें। जबरदस्ती ना करें। अगर आप नीचे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो धीरे धीरे प्रयत्न से इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जितना अधिक आप झुक सकते हैं, किसी प्रकार की जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। कमर की दूसरी यौगिक क्रिया में हम राइट हैंड को श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर लेकर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने का स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। इसी क्रिया को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे, लेफ्ट साइड से भी करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर झुकें, राइट हैंड से राइट घुटने का स्पर्श करें, क्षमता अनुसार होल्ड करें। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने से ही नीचे ले आएं। इसके बाद हमारी क्रियाएं हैं 11वीं क्रिया पैरों के लिए। पैरों की कुल 2 क्रियाएं हैं, जिसमें पहले हम श्वास भरते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। 1 2 3। इसी क्रिया में दूसरी क्रिया में जिसमें हम एड़ी के बल खड़े हो जाएंगे, पंजों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। श्वास भरते हुए एड़ी के बल खड़े हो जाएं, पंजों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे पंजों को ले आए। इसके बाद हमारी 12वीं यौगिक क्रिया है घुटने और पंजों के लिए। घुटनों की पहली क्रिया में हम राइट लेग से नितंब को ताड़ित करेंगे, घुटने को मोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटनों की दूसरी क्रिया में हम जो ये ढकनी है, जिसे पटेला या नी कैप भी कहते हैं, इसको श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाव देंगे, जिससे आपको साथल में भी तनाव अनुभव होगा। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाव दे घुटनों को, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाव दें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। घुटनों की तीसरी क्रिया में श्वास छोड़ते हुए हम सामने की ओर झुकेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को सामने की ओर मोड़ें, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं।
अब हम जो क्रिया करेंगे उसमें हम राइट साइड और लेफ्ट साइड भी इसी प्रकार झुकेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा जो पोजीशन है वो यही रहेगा। एड़ियां और पंजे ऐसे राइट की तरफ नहीं मोड़नी है, हमें बिल्कुल सीधी ही रखनी है। सिर्फ घुटनों को हम राइट साइड और लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। ठीक है, सो श्वास छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। एक बार और करेंगे, राइट साइड झुकें, घुटनों को सामने की ओर मोड़ें, सीधे हो जाएं। लेफ्ट साइड करेंगे यही क्रिया हम, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल सामने की ओर ही रहेगी। आप हाथों को इस प्रकार कमर पर रख सकते हैं, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। लेफ्ट साइड मोड़ेंगे घुटनों को, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड मोड़ें, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। तो ये थे हमारे घुटनों की क्रियाएं। अब इसके बाद पंजों की क्रियाएं। पंजों की क्रिया के लिए पहले हम राइट लेग के पंजे को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक एक उंगलियों को सक्रिय करें, इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं पंजे को, एंकल से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को हम लेफ्ट पंजे के साथ भी करेंगे। लेफ्ट पंजे को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे की ओर मोड़े इस प्रकार, श्वास भरते हुए ऊपर इस प्रकार और श्वास छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार। फिर एक एक उंगलियों को सक्रिय करें, पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये थी हमारी 12वीं योगिक क्रिया घुटने और पंजों के लिए। इससे हमारे घुटनों का दर्द जो होता है वो ठीक होता है। लेकिन जिनको भी ऑलरेडी घुटनों में पेन है तो वो इन क्रियाओं को थोड़ा सावधानी पूर्वक करें या फिर ना करें। आपका पेन अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो बढ़ भी सकता है, तो सावधानी पूर्वक घुटनों की क्रियाओं को आप करें। हमारी 13वीं योगिक क्रिया है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के लिए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाएं। दोनों कंधों के समान अंतर आप पैरों को रख सकते हैं। दोनों हाथ जो है वो आपके ढीले छोड़ दीजिए, कहीं किसी प्रकार का तनाव ना रखें। दोनों हाथों को साथल के पास स्थापित करें, मेरुदंड और गर्दन को सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। खड़े खड़े पूरे शरीर की मांसपेशियों को, स्नायुओं को और अवयवों को शिथिल करें, ढीला छोड़ दें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर में फैला दें। पूरे शरीर को तनाव मुक्त होने का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है।
2 3 दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सर्ग को संपन्न करें। योगिक क्रियाओं के बाद में हम संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए सभी सुखासन में बैठे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, और मेरे साथ संकल्प को दोहराएं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा, जिसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम मेरे लक्ष्य है। जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम अरहम। ओम अरहम।